कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी में ओवैसी की एंट्री किधर होगा, मुस्लिम वोट बैंक। जी हां, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एंट्री हो चुकी है, सबको पता है। हालांकि ये अलग बात है कि उनको सभी बड़े दलों ने नकार दिया है, तो अब उन्होंने छोटे दल का रुख किया है। राजभर के साथ उन्होंने साझेदारी निभाई है, भागीदारी जो मोर्चा है उसमें उनको शामिल किया गया है। और अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि वो किसका फायदा करेंगे और किसका नुकसान करेंगे। इसको लेकर के आज हैदराबाद में एक मीटिंग भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आज मीटिंग किया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को बुलाया और साथ साथ में लखीमपुर और सीतापुर के लोगों को भी वहां पर बुलाया और वहां पर जांच पड़ताल की। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है, अब वो उसका कितना फायदा और कितना नुकसान उनकी पार्टी को होगा, ये अलग बात है। दूसरी पार्टियों को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, ये ज्यादा चर्चा का विषय है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को तो क्या कुछ भी स्टेक पे नहीं, उनको जितना मिलेगा सब उनका अपना ही होगा, उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये अलग बात है कि 2017 में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 37 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी और एक सीट पर उनकी खाली जमानत बची थी। लेकिन कहते ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में वो पिट गए, उनकी एंट्री सही साबित नहीं हुई, इसलिए अब उन्होंने नई रणनीति के तहत काम करना शुरू किया है और उनका जो प्लान है कि पहले ही एंट्री मार ली जाए और इस वजह से वो यहाँ पर आ भी चुके हैं। बंगाल में लेट एंट्री हुई थी जिसकी वजह से वो उनका मोहरा पिट गया था। बिहार में वो पहले से गए थे जहां पर उनको 4 से 5 सीटें मिल गई थी। यूपी में भी वो पहले ही कदम रख रहे हैं जिससे कि सारे समीकरण को ठीक किया जा सके और यूपी के बड़े दलों का खेल बिगड़ा जा सके और अपना बनाया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है, कितना बनेगा खेल असदुद्दीन ओवैसी का, कितना बिगड़ेगा खेल किस पार्टी का और कितना बनेगा खेल दूसरी पार्टी का, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ हो जाएगा कि दरअसल ओवैसी की एंट्री हो क्यों रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। यूपी में करीब 20% मुसलमान मतदाता है और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, जबकि 73 सीट ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। सूबे की करीब 36 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीतते हैं और करीब 107 विधानसभा सीट ऐसी है जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। ओवैसी ने यूपी में जिन विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उन पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 45% है। इतना ही नहीं, इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक ही जीत दर्ज करते हैं। ऐसे में ओवैसी इन सीटों के चुनाव मैदान में उतरने से सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। यूपी में ओवैसी के निशाने पर शुरू से ही सपा, बसपा और कांग्रेस रही है। ओवैसी दोनों पार्टियों को मिलाने वाले मुस्लिम वोटरों को झटकना चाहते हैं। यूपी की मौजूदा सियासत में सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस और मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों से मुस्लिम मायूस है, भरोसेमंद विकल्पों की तलाश में है। ऐसे में ओवैसी मुस्लिम को एक विकल्प देने के लिए ओम प्रकाश राजभर और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प पर मोर्चा बनाया है। बता दें कि मौजूदा विधानसभा क्षेत्र में अब तक के सबसे कम सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक हैं।
मुस्लिम विधायकों की यह हिस्सेदारी 6% से भी कम है, जबकि सूबे में मुसलमानों की आबादी 20% है। इस लिहाजा से 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 75 होनी चाहिए। आजादी के बाद से यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की नुमाइंदगी का एक बड़ा मुद्दा भी बन सकती है, लेकिन ये किसका नुकसान करेगी या किसका फायदा करेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डिजिटल इंडिया ने दूर दूर तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है। पायलट समर्थक हारे हुए उम्मीदवारों ने फिर खोला मोर्चा। उम्मीदवार बोले 19 सीटों पर हमारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सरकार और संगठन दोनों जगह अनदेखी, सब कुछ कांग्रेस को हरवाने वालों को सौंपना गलत। पीएमजी स्कूल का आज लोकार्पण करने वाले थे एमएलए सज्जन सिंह ने, एक दिन पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया। गृह मंत्री बोले अपने समय में तो कर नहीं पाए। पेट्रोल, डीजल और किराना सामान के बीच अब रसोई गैस की कीमतों में बढ़ाई चिंता। 25.50 रुपए महंगा, 813 की जगह देने होंगे 838 रुपए 50 पैसे। आरबीआई अधिकारी बनकर इंदौर में की करोड़ों की ठगी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। कई बैंकों की फर्जी स्कीम के साथ पिस्टल जब्त। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन, लीवर में संक्रमण की वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से तीसरी बार बने थे विधायक। अब रामविलास पासवान पर एलजेपी ने इमोशनल कार्ड, बागी भाई पशुपति पारस ने पीएम से की दिवंगत पासवान को भारत रत्न देने की मांग। इससे पहले बेटे चिराग ने भी लिखा है लेटर। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अफसर पर एसीबी का शिकंजा, एडीजीपी जीपी सिंह के 10 दिन से ज्यादा ठिकानों पर मारा छापा। फोन रिकॉर्डिंग के संदेह में कंप्यूटर सिस्टम जब्त। हमेशा विवादों में रहे आईपीएस जीपी सिंह, गैलेंट्री अवार्ड की लालच में ग्रामीणों को बना दिया था नक्सली। बिलासपुर एसपी राहुल शर्मा की आत्महत्या में भी नाम जुड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला की सियासी पिच पर पुनर्वापसी से भाजपा को होगा सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ। बीपीएससी 65वीं के मेंस में 1142 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। बीपीएससी ने 65वीं मेंस का रिजल्ट निकाला। इंटरव्यू जुलाई के अंतिम सप्ताह में संभावित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके कारण स्कूलों ने अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली थी। सामान्य से 35% से ज्यादा बारिश, लेकिन 2020 की तुलना में 1 इंच कम। भोपाल में 143% और इंदौर में 8% ज्यादा पानी गिरा। आईपीएल फेज 2 में खेलेंगे विदेशी खिलाड़ी। मैक्सवेल और वार्नर सहित अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लीग के बचे हुए मैच के लिए उपलब्ध होंगे। गोल्डन गर्ल का अगला टारगेट ओलंपिक मेडल। बिंद्रा और नारंग के पसंदीदा इवेंट में शूटिंग करती हैं। इला वेनिल वाला रिवन वर्ल्ड कप में जीत चुकी हैं गोल्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। जी हाँ, ओवैसी की एंट्री और किधर जाएगा मुस्लिम वोट, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल,
जो मैं बार बार कर रहा हूं, ओवैसी को कितना फायदा होगा ये अलग बात है, किस पार्टी को या और किस पार्टी को फायदा होगा, ये 3 बड़े मुद्दे हैं इस चर्चा के, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आलोक वर्मा जी आपका। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है शशांक जी आपका भी। हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के बहुत ही पुरोधा नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अंशु अवस्थी जी। राजीव उपाध्याय जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजीव उपाध्याय जी। सीधा रुक करेंगे आलोक वर्मा जी का। आलोक वर्मा जी, 3 मुख्य सवाल, ओवैसी को कितना फायदा होगा, और 2 बड़े सवाल कि किस पार्टी को नुकसान होगा और किस पार्टी को फायदा होगा। इस बीच में आपको एक और अपने मेहमान से तारुफ करा दूं आपका, हमारे साथ में मोहम्मद हाजी सलीम साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हाजी सलीम साहब जी। आलोक वर्मा जी जी, आपने सवाल किया कि किसको क्या फायदा होगा राजनीति में। अब जब ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या कुछ होगा, ये हमारा मसला नहीं है। ओवैसी जी की अपनी एक पार्टी है, पहले कभी वो साउथ इंडिया में थे, खासतौर से हैदराबाद में उनका अपना असर था, वो महाराष्ट्र गए, वहां कुछ उनका उत्साह बढ़ा, वो बिहार आए, फिर पश्चिम बंगाल आए, और अब उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि 100 सीटें उत्तर प्रदेश में वो लड़ेंगे। उनका अपना सियासी दल है, वो जैसा चाहें वैसा चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते उनका यह हक बनता है। हमारा इससे कोई खास सरोकार नहीं है, हमारा सरोकार सिर्फ इससे है कि हम 2022 में माफ कीजिएगा, किस तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, किस तरीके से अपने आप को 300 के पार जो हमने इरादा किया है कि 2022 के इलेक्शन में 300 सीटों के पार हम लाने जा रहे हैं, वो हम किस तरीके से लाएंगे, वही हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है, इस पर हम बहुत ज्यादा चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर इलेक्शन में जाने वाले हैं। 300 सीटों का जो हम इरादा कर रहे हैं, वो जो पिछले 4-5 सालों में जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, हम उस पर 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक कर रहे हैं कि आपका इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सुपरफिशियल बात है, सामने से दिखाई देती है लोगों को कि किसी पार्टी का दूसरे पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कैसे दूसरे की पार्टी के वोट बैंक को बिखराया जाए और अपने वोट बैंक को सॉलिड किया जाए, ये बड़ी बात होती है। हम सबसे पहले रुक करेंगे मोहम्मद हाजी सलीम साहब का। मोहम्मद हाजी सलीम साहब, मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट होंगे इस पैनल में, जो हमें अच्छे से समझा ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है, यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर के उनका कितना विश्वकर्मा जी, मैं मुस्लिम सियासी जमात का विरोधी नहीं हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आना चाहते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ 20% से लेकर 50% तक के मुस्लिम मतदाता हैं, ज़्यादा उन पर अगर वो उत्तर प्रदेश की दीगर मुस्लिम सियासी जमातों से तालमेल करके और उन 100 सीटों को सिलेक्ट करते और उसके बाद वो ये ऐलान करते कि मैं उत्तर प्रदेश में हर उस पार्टी को ऑफ़र देता हूं जो हमारी 100 सीटों पर हमारा समर्थन करे, हम 303 पर उसको अपना वोट ट्रांसफ़र कराएंगे, तब तो उनका वेलकम किया जा सकता था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर मुसलमानों के वोटों का बिखराव करने आ रहे हैं तो उनको बंगाल के हालात से बदतर हालात उत्तर प्रदेश में देखने होंगे। पिछली बार उनको 0.2% वोट मात्र मिला था उत्तर प्रदेश में, इस बार उनको उससे भी गया गुजरा वोट मिलेगा, क्योंकि अब मतदाता बहुत समझदार हो चुका है, वो किसी के फरेब में आने वाला नहीं है। अगर कोई दाढ़ी टोपी लगाकर मुसलमानों का मसीहा बनकर मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम करेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान नकार देगा और उनको बैक टू पवेलियन जाना होगा। जी, उनको बैक टू पवेलियन जाना होगा, यानी कि बिल्कुल मुसलमान उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बड़ी बात है। जी ठीक करें। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। हम आपके पास आए उससे पहले हम शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी,
आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं आज उन्होंने हैदराबाद में एक मीटिंग भी की, और ये इसलिए मीटिंग की क्योंकि उनका कहना था कि वेस्ट बंगाल में उन्होंने लेट एंट्री की जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। यूपी में वो कतई देर नहीं करना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं। अगले हफ्ते हो सकता है उनका दौरा भी हो, और पहले भी कई दौरे कर चुके हैं। पर उत्तर प्रदेश में ही उनका मोर्चा, भागीदारी मोर्चा राजभर साहब के साथ है। राजभर साहब उस मोर्चे के संयोजक हैं। राजभर साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनमत है उसको हम वोटों के ध्रुवीकरण को और जो है उनके खिलाफ वोटिंग का काम करेंगे। तो ये इंटरनल मैटर है, क्या राजभर साहब सोच रहे हैं, क्या ओवैसी साहब सोच रहे हैं। हम तो खाली दो चीजें जो पब्लिक डोमेन में, खाली वही आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक साक्षी महाराज जी का स्टेटमेंट बहुत चला था जिसमें उन्होंने कहा था बिहार चुनाव के बाद कि हम ओवैसी साहब के बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी सरकार बनाने में मदद करी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया हुआ था। तो ये घटनाएं ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद लोगों ने बिहार का निर्णय देखा और फिर बंगाल का निर्णय देखा। तो हमें लगता है कि जनता आज की तारीख में जो बीचे की जो ये महामारी में आने के बाद जनता में सीधे सीधे एक ध्रुवीकरण है, एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रोग्राम को, उसके एजेंडे के साथ बहुत प्यार से जुटा हुआ है, और दूसरी तरफ वो तबका है जो रोटी कपड़ा मकान और बेरोजगारी और महामारी में तो उसकी वजह से। तो मुझे लग रहा है कि जनता बंगाल स्टाइल में जवाब देगी, जो भी लड़ता हुआ दिखाई देगा उसके साथ खड़ी होगी। और पंचायत चुनावों ने साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ही इकलौती पार्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के दमनात्मक और जो दंडात्मक कार्य चल रहे हैं उसके बावजूद जिला पंचायतों में पूरा खड़ी हुई है, इसलिए हमें पूरा बहुत शशांक जी, जो लड़ता हुआ दिखाई देगा अल्पसंख्यक उसके साथ खड़ा होगा। अंशु अवस्थी जी के पास चलेंगे। अंशु जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया जी? हुआ दिखाई देगा ध्रुवीकरण एक तरफ भाजपा के पक्ष में, एक तरफ भाजपा के विरोध में, जिसमें सभी शामिल हैं। एक्सक्लूसिवली मैं अल्पसंख्यक की बात, ठीक है, यानी कि जो लड़ता हुआ दिखाई देगा सारा वर्ग उसी को वोट करेगा। ठीक है जी। अंशु अवस्थी जी। जी अंशु जी, ओवैसी साहब की एंट्री और बहुत जल्दी एंट्री, क्योंकि बंगाल से उन्होंने सबक लिया है, इसलिए आज उन्होंने हैदराबाद में एक मीटिंग करके पूरा फीडबैक ले लिया और अगले हफ्ते आने वाले हैं यूपी में। देखिए, ओवैसी साहब की एंट्री कहाँ हो रही, कब हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। ओवैसी साहब पूरे देश में घूम रहे हैं और कौन उनको घुमा रहा है इस बात को कोई भी ये छिपा हुआ नहीं है, सर्वविदित है, सभी को पता है, सभी को ज्ञात है। ऐसे ही लोग घुमा रहे हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश में उनके पास बताने को कोई भी उपलब्धि नहीं है। अगर 4.5 साल की उनकी कोई उपलब्धियां होती तो वो निश्चित तौर से उस पर जिक्र करते, उस पर चर्चा करवाते। लेकिन आज वो ओवैसी की चर्चा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अब वो भी वही काम कर रहे हैं जो काम यहां पर बैठे लोग करते हैं। ओवैसी साहब को भी लोग जानते हैं कि कौन सी राजनीति करते हैं, कट्टरता की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती, कट्टरता की राजनीति करती है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 20 करोड़ जो आबादी है वो हिंदुओं की है। आज हिंदू नौजवान भी सवाल कर रहा है, सारे पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में एक भी नौकरी आप क्यों नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को, बहनों को क्यों नहीं बचा पाए जब उनके साथ बलात्कार हो रहा था। दलितों के ऊपर जब अत्याचार कर रहे थे बीजेपी के लोग तो उनको क्यों नहीं बचाया। तो आज इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं जी, मुद्दों से कतई उत्तर प्रदेश के लोग गुमराह होने नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी
लगातार मुद्दों पर बात कर रही हैं, मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे ओवैसी विदेश से उठा लाए, लेकिन मुद्दों से उत्तर प्रदेश के लोग हटने वाले नहीं हैं। वो सवाल करेंगे और उस पर हिसाब किताब देना पड़ेगा प्रदीप जी। ठीक है, ठीक है। राजीव उपाध्याय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपका भी होगा नुकसान, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक का गठजोड़ पहले करते थे, अब ये अलग बात है कि आप सर्व समावेशी हो गए हैं। ओवैसी जी की जहां तक बात है, ओवैसी जी तो पूरे भारत में लड़ रहे हैं और पिछले चुनाव में ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े थे। कुछ एक विधानसभाओं में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था और उसका श्रेय आपको भी मालूम है कि सारे विधानसभाओं को जोड़ करके लगभग 5,000 वोट उनको, उत्तर प्रदेश की इतनी विशाल 24 करोड़ की जनता के बीच में 5,000 या 6,000 वोट इनको मिले थे पूरे विधानसभाओं में। जो पश्चिम में उन्होंने अपने कैंडिडेट, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए थे। देखिए, हमारी पार्टी का फोकस है कौन आता है, कौन जाता है, कौन लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है, इस विषय पे हमारी पार्टी का फोकस नहीं। हमारी पार्टी ने तय कर लिया है कि अकेले चुनाव लड़ना है, अकेले उत्तर प्रदेश में चलना है, जनता के घर घर जाना है, जनता को बताना है और यह बताना है कि आज प्रदीप जी चर्चा हम लोग कर रहे हैं ओवैसी आवे जाएं, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। चर्चा तो इस बात पे हम लोग कर लें कि आज 25 रुपए आपके घर में एक सिलेंडर पे जब बढ़ता है तो घर जाने पे पता चलता है कि 900 चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी आज, इसलिए हम पहले यही प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, और कहां चली गई मोदी सरकार ये 6-7 सालों में? आपने उद्योग जितने थे ठीक है राजू जी, महंगाई पर हम ऑलरेडी काफी चर्चा कर चुके हैं, आज भी उस पर चर्चा किया था। हम चर्चा कर रहे हैं ओवैसी की। जी, ओवैसी या किसी भी छोटे बड़े दल से गठबंधन हम करने नहीं जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में, ओबीसी के बीच में, सारे लोगों के बीच में जाएंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे और चुनाव 2007 की तरह लड़ेंगे। 2007 की तरह, जिस तरह से टीवी में तो नहीं दिख रहा था कि बहन जी 2007 में कहीं दिख रही थी, लेकिन 2007 में जो 211 सीटें लाए थे उतनी सीटें लाने जा रहे हैं। ठीक है राजू जी, ठीक है। भूपेंद्र जी, ठीक है। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, ओवैसी जी की को हमेशा बंगाल में जब उन्होंने एंट्री किया था तो उस समय उनको बीजेपी की बी पार्टी कहा गया था। ओवैसी जी का ने ये सोचा कि अगर हम आ करके और इसके बाद ओम प्रकाश जी के साथ मिल करके 18% ओबीसी और 20% माइनॉरिटी का वोट लेकर के कुल मिला करके होता है 38% वोट के साथ हम सरकार बनाने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको जहाँ आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में तो आप मुख्यमंत्री बनने की कभी सोच भी नहीं सकते, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मुख्यमंत्री का पद देता हूँ, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो अभी ओवैसी जी जो यहाँ पर आएंगे उसका थोड़ा सा बेनिफिट वो ये उठाना चाह रहे हैं कि बसपा ने अभी अपने बहुत पुराने धुरंधरों को अपने पार्टी से निकाल दिया है। वो जो भी वजह रही है उस पर अभी हम लोग आगे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने निकाला है और उसका एक अलग मोर्चा खड़ा हो रहा है। यद्यपि उसमें से बहुत सारे लोगों ने सपा ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ वो एक राजनीतिक मुद्दा है। तो उस चीज का बेनिफिट खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ओवैसी जी लेने की कोशिश करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि ओवैसी जी अगर ने एंट्री करी तो ये यहाँ पर एक वोट काटने के अलावा अगर ये सोचे कि हम किसी जगह पर अपनी 1-2 सीट निकलवा लेंगे तो हमारे हिसाब से ये बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, वोट काट करके ये केवल खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये सरकार बनाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इनकी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। नहीं, खेल बिगाड़ तो सकते हैं ना, कितना खेल बिगाड़ेंगे ये भी बड़ी बात है। आपके पास आएंगे मोहम्मद हाजी सलीम साहब का रुख करेंगे। हाजी सलीम साहब, आपने देखा कह रहे हैं कि पिछले 2017 में मात्र उनको 5,000 वोट मिले थे 24 करोड़ की जनता में, और आपने भी कहा कि मात्र 0.2% वोट मिले थे। यही कारण है, और बंगाल में भी उनकी नहीं चली थी, उनका तुर्क का इक्का नहीं चला था। यही कारण है कि वो जल्दी से जल्दी यूपी में एंट्री मार लेना चाह रहे हैं और अगले हफ्ते उनकी एक विजिट भी है।
जिससे कि वो अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर सके। देखिए, हमने आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा ऑल उनको? इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा शामिल हुए थे, और हमें 2022 के चुनाव के मद्देनज़र मीटिंग बुलाई थी। हमें ये तय करना होगा कि हम किस पार्टी को वोट दें जो इस देश को भारत के संविधान के अनुसार चला सके। ओवैसी साहब अगर बीजेपी की बी टीम की शक्ल में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ओवैसी साहब को क्या मुसलमानों की सियासी जमातें नहीं दिखी? उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम लीग है, मजलिस है, राष्ट्रवादी समाज पार्टी है, उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, दीगर और पार्टियां मुसलमानों की जो हैं, उन छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने कभी एकजुट करने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कभी बूथ लेवल से ले करके विधानसभा तक के कहीं एक विधानसभा के अंदर अगर अपना संगठन खड़ा किया हो तो वो आए हमारे बीच में वोट मांगने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करके। तो आपके पास भी आएंगे हाजी मोहम्मद सलीम साहब। अरे स्ट्रक्चर जब वो खड़ा करेंगे, जब स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वो उनसे मैंने 5 साल पहले खत लिख करके कहा था कि आप अगर आना चाहते हो उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर तो आप मुस्लिम सियासी संगठनों को मुत्तहिद करके और उसके बाद आप आइए चुनाव में, और आप हर विधानसभा के अंदर बूथ लेवल की कमेटियां बनाइए। जितनी विधानसभाओं में बूथ कमेटियां आपकी तैयार हो जाएं, वहां पर सिर्फ आप कैंडिडेट उतारिए। इन्होंने इस काम को क्यों नहीं अंजाम दिया है? अब वो सिर्फ आ गए कि अब 6 महीने रह गए। कहा था वो बूथ लेवल पर कमेटी नहीं बनाया, लेकिन उनका राजनीति करने का स्टाइल अलग है। वो हाजी मोहम्मद सलीम साहब, 2 मूल सवाल हैं आपसे। हाजी सलीम साहब, 2 बहुत प्रमुख सवाल है आपसे। सवाल नंबर 1, ये आरोप लगते रहे हैं कि अरे भाई हाजी मोहम्मद सलीम साहब, सवाल सुन लीजिए। मुसलमानों के वोट के बिखराव के और कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? इस मुल्क में आज एक लड़ाई है जमहूरियत को बचाने की। तो जमहूरियत को बचाने के लिए जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिला करके इस देश को जमहूरी कदरों के ऊपर कायम किया था, आज वो हाशिए पे चली गई, इसलिए कि उसने उसकी हिफाजत नहीं की थी। लिहाजा हम बहुत सोच समझ के। जी, आपको लग रहा आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो मेरे 2 मूल प्रश्न है आपसे। सवाल नंबर 1, हाजी मोहम्मद सलीम, वो ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, और कहा जाता है कि वो विपक्षियों का खेल बिगाड़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बीजेपी के सांसद हैं हमारे उन्नाव के, उन्होंने ये बात को ओपन करके खुद ही बता दिया कि हमारी बी टीम है। हम उस पर क्या ओपिनियन दें अपनी? अगर ओवैसी साहब को उसने गलत कहा था तो ओवैसी साहब को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसने किस हैसियत से कहा? उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम उनकी ओर आकर्षित होगा। सियासी जमातें थे, उनको मुत्तहिद करके सेकुलर सियासी जमातों से पैक्ट करते और मैदान में आते। लेकिन अगर वो अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करेंगे, चाहे वो लीग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे MIM हो, अगर ये मुसलमानों के वोट को विभाजित करके बीजेपी को वॉकओवर दिलाने के लिए मैदान में आएंगे, हम इन सबका विरोध करने पूरे प्रदेश में निकलेंगे। कि आप लोग खुद ही उनका विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया, बने रहिए सब हमारे साथ में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कि बड़ी बात यह है कि खुद जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना सुन्नी उसके, और वो कह रहे हैं कि हम खुद उनका विरोध करेंगे। तो क्या अल्पसंख्यक ही उनका विरोध करेगा? क्या ओवैसी साहब खेल बिगाड़ पाएंगे जिसके लिए वो मशहूर हैं? क्या वो किसी का खेल बना पाएंगे? इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना
खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, आरोप लगता है कि आप ये 4 करोड़ वोट बैंक को बिखराना चाहते हैं और वैसे तो आप आपकी बी टीम के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। चुनाव लड़ने एक राजनीतिक पार्टी वो चला रहे हैं, इलेक्शन लड़ने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनको आप लड़ने दीजिए। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल बात कहीं कुछ और है। जो सियासी दल उनके सामने खड़े हैं या हमारे सामने भी खड़े हैं, वो अपने कानों पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो सत्ता का समीकरण देख रहे हैं, वोटों का समीकरण देख रहे हैं। मुस्लिमों के समीकरण को बैठाया जा रहा है, पिछड़े कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। आलोक जी, समीकरण तो आप ही देख रहे हैं ना कि अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखें और दूसरे के वोट बैंक को बिगाड़ दे, उनका खेल बिगाड़ दे। योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है पिछले 4-5 सालों पर, हम उसी पर वोट मांग रहे हैं। हमने तो कोई जिक्र आपसे नहीं किया कि हम उनके आलोक वर्मा जी, सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो जाने जाते हैं और यही कारण है कि दूसरी बड़ी पार्टियों ने उनको इस बार दरकिनार कर दिया है। जाने जाते हैं कि मीडिया का अपना तरीका है, अपना कहने का उसकी अपनी अदा है। हमारी ये चिंता नहीं है। फिर से वही बात मैं कहूंगा आपसे, योगी आदित्यनाथ जी ने जो 4-5 सालों में काम किया है, 2022 से हम उन्हीं बातों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने महामारी के पीरियड में किस तरीके से लोगों के बीच गए हैं। आलोक जी, ये कहने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अखिलेश जी हो चाहे मायावती हो, सभी कहती हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं और सारे हमारे मेहमान जानते हैं। सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, पूरे प्रदेश को गड्ढा युक्त कर दिया उन्होंने। मुक्त तो नहीं किया। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय थे, गड्ढा मुक्त प्रदेश करने का ऐलान किया था। आप बताएं प्रदेश गड्ढा युक्त है कि गड्ढा मुक्त है? हम ओवैसी पर फोकस करेंगे जी। हाजी सलीम साहब, बहुत समय चला जाया हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। अंशु अवस्थी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 4 करोड़ है और 4 करोड़ ये एक मुफ्त कहीं ना चले जाए, इसमें बिखराव के लिए ही ये सारी रणनीति है। बता दूं प्रदीप जी, मैं सारे श्रोता सुन रहा था सभी अपने साथियों को। चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत लगा ले, मुद्दों से भटकने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश का जनमानस, और मुद्दों पर चुनाव होगा। ओवैसी को लड़ा दें या बीएसपी को लड़ा दें, समाजवादी पार्टी को लड़ा दें, अंशु जी, आप भी लगातार चुनाव देख रहे हैं। अंशु जी, आप लगातार चुनाव देख रहे हैं। कहा यह जाता है कि मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन वास्तव में मुद्दों पर चुनाव होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खींच के आपको अपनी पिच पर ले आती है। चरित्र इस कोरोना काल में पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। हाथरस में जब एक दलित बेटी, ये सब ठीक है। अंशु अवस्थी जी, जी अंशु जी, आपकी बात सब ठीक है। सवाल सुन लीजिए प्लीज।
जी ले आओ, चाहे अंबानी को ले आओ, किसी को भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश जो है गुमराह नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता लड़ेगी चुनाव 2022 में। अंशु जी ये देख नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की आबादी है और जिस तरीके से हमने कोविड को कंट्रोल किया, वो कंट्रोल किसके बल पे हुआ, किस तरीके से मुझे लगता है कि हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे भाई, कोविड पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कोविड पर चर्चा ही नहीं कर रहे आलोक जी। हम शुद्ध राजनीति की बात कर रहे हैं राजू उपाध्याय जी। भाई अंशु जी, हम कोविड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय आज ओवैसी की एंट्री और मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये है। राजू उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। राजू आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, आपको पूरा मौका दिया मैंने। राजू उपाध्याय जी आप ये बताइए कि क्या 4 करोड़ ये मुस्लिम आपने भी उनको दरकिनार कर दिया ओवैसी साहब को, अब आगे की आपकी राजनीति क्या होगी? चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका अंशु जी आपकी बात हो गई भाई, राजू उपाध्याय जी का मौका है। पार्टी बोल रही ना, बहुजन समाज पार्टी बोल रही, क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए लोग। कांग्रेस जी बात हो गई भाई आपकी। जी राजू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। डीजल पेट्रोल बेच रहे, जवाब नहीं इनके पास। विपक्ष में कांग्रेस के अलावा बोलने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल और महंगाई और इन्हीं सब पर बात करेंगे या दूसरी बातों पर भी चर्चा होगी? राजू उपाध्याय, आलोक जी आप रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे आलोक जी चुप रहिए, थोड़ा सा बात कीजिए दूसरे के भी। अवस्थी जी वर्मा जी थोड़ा सा चुप रहिए। तैयार नहीं, जनता की कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। आलोक जी बताइए, आलोक जी बताइए 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बिक रहा बताइए? 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बिक रहा बताइए? ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोगों की जान चलेगी बताइए क्यों? अवस्थी जी क्या पूरी डिबेट हम ये पेट्रोल डीजल पर निकाल देंगे? क्या हम इसी पर डिबेट करेंगे? हम ओवैसी पर डिबेट कर रहे हैं भाई। राजू उपाध्याय जी आप अपनी बात रख लीजिए। पार्टी का मिशन एकदम क्लियर है। बताइए कि 100 रुपए में पेट्रोल ओवैसी जी के आने से निश्चित तौर पे आलोक वर्मा जी खुश होंगे। अंशु जी उस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार। जी क्यों बिक रहा है? अवस्थी जी डीजल क्यों बिक रहा है? अंशु जी हमारा मुद्दा वो नहीं, अंशु जी हमारा मुद्दा वो नहीं है भाई, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। अंशु जी मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो मुद्दा हमारा आज का नहीं है, मेरा मुद्दा ओवैसी साहब का है। राजू जी आप बिल्कुल पेट्रोल क्यों बिक रहा, जवाब दे दो। पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, क्या हाल होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। सुपड़ा साफ होने जा रहा बीजेपी का। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुप है इस मुद्दे पर, मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ। अगर हिम्मत हो तो जवाब दे दो कि 100 रुपए में क्यों बिक रहा पेट्रोल, जवाब दे दो। अंशु अवस्थी जी आपका भी 31 साल यूपी में हाल चल रहा है, अभी तक 3 दशक से ज्यादा हो गए, आप अपनी हालत सुधार नहीं पा रहे हैं और हर बार कहते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। जी अंशु जी रुकिए भाई, आपके पास आऊंगा। राजू उपाध्याय जी अपनी बात रखिए आप। आलोक जी आपसे अनुरोध है आप शांत हो जाइए। आलोक जी रुकिए, अब मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। भूपेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक भूपेंद्र जी आप बताइए क्या होगा। अरे देखिए ऐसा है जी कि अभी तक ध्रुवीकरण के 2 तरीके होते थे। ठीक है, एक मंदिर मस्जिद अंशु जी की बात नहीं सुनेंगे और आलोक जी की बात भी नहीं सुनेंगे। जी देखिए मंदिर मस्जिद मुद्दा अब रहा नहीं, अब उसका कोई यहाँ पर ध्रुवीकरण में उपयोग हो नहीं सकता। अब दूसरी तरीके से इधर मुद्दा जो उठाने वाले थे, अंशु जी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अंशु जी आपकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी, माफ करिएगा, आप लगातार बोलते रहेंगे, आपकी एक बात नहीं सुनी जाएगी।
राजू उपाध्याय जी अपनी बात रखिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अपनी बात रख लीजिए जी। नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी को भी कोई इत्तेफाक नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सवाल करती है कि 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेच रहे हो आप, ये सवाल है। आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो, ये सवाल है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस पर चुप है। इनको मूक सहमति दे दी बीजेपी को इस मामले पर। मुझे तो देख के आश्चर्य हो रहा है कि इस पर बात न करके। ठीक है अंशु जी, ये सवाल आप कम से कम 10 बार पूछ चुके हैं, आपका जवाब मिलेगा। राजू उपाध्याय जी अपनी बात रखिए आप। बहुजन समाज पार्टी हर मुद्दे पे जो अवस्थी जी कह रहे हैं उन मुद्दों पे भी वो है। बहुजन समाज पार्टी अग्रेसिव है। बहुजन समाज पार्टी ने मिशन तय किया अपना। ओवैसी जी के आने से बहुजन समाज पार्टी को कहीं कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। रही बात आलोक जी की, तो आलोक जी तो प्रसन्न पेट्रोल डीजल पे भी बात होनी चाहिए। तौर पे मान के चलिए, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं बात कर रहे? अंशु अवस्थी जी इसके बाद डिबेट रखेंगे पेट्रोल डीजल पर, आप उस पर खूब बोलिएगा जी। पेट्रोल डीजल पर भी बात हो अवस्थी जाए। जी क्या आप डिबेट खराब, अवस्थी जी क्या आप डिबेट खराब करने के प्लान कर रहे हैं क्या? माफ करिएगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है। सुनने को पसंद करिए ना, थोड़ा सुनिए। आप सब बोलते ही रहेंगे क्या? आधे घंटे के डिबेट, उसमें भी आप ही बोलते रह जाएंगे। प्रदीप जी देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र जो कह रहे थे, मैं उन बातों को कहीं वो नहीं कर रहा हूं। मेरा मिशन एक है, बहुजन समाज पार्टी का मिशन एक है। बहुजन समाज पार्टी की नेता अगले महीने से उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा की वो सर्वेक्षण कर रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने ये तय कर लिया है, आपको जैसा कि पहले ही विदित है, कि किसी दल से समझौता नहीं करना है। ओवैसी जी आ गए हैं और ओवैसी जी से बहुजन समाज पार्टी को कोई खतरा नहीं है। निश्चित तौर पे आलोक वर्मा जी प्रसन्न होंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे इस डिबेट में। जल्दी से राजू जी ये बता दीजिए, अगर वो आपका नुकसान नहीं करेंगे तो किसका नुकसान करेंगे, किस पार्टी का नुकसान करेंगे? कांग्रेस का करते हैं, किसका करते हैं, उससे कुछ नहीं लेना देना मेरे को। हमारे दल का नुकसान कम से कम ओवैसी जी नहीं करने जा रहे हैं, इतना बहुजन समाज पार्टी मान के चल रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अपना कील कांटा तैयार कर रही है। हो गया है क्या उपाध्याय जी? हम महंगाई के मुद्दे को चरम सीमा तक ले जाएंगे, हम विकास के मुद्दे को चरम सीमा। ठीक है राजू जी। अरे उपाध्याय जी और सर समय ज्यादा खत्म हो गया। शशांक जी, राजू उपाध्याय जी बात हो गई आपकी। शशांक जी, राजू जी कह रहे हैं कि वो बसपा का कोई नुकसान नहीं करेंगे, सपा का नुकसान करेंगे। जी मैंने ये नहीं कहा कि सपा का नुकसान करेंगे, मैंने कहा मेरा नुकसान नहीं करने जा रहे हैं। चलिए हर दल अपना अपना आकलन करता है। अवस्थी जी अपनी बात कह रहे हैं, बसपा के साथी अपनी बात कह रहे हैं, अंशु जी अपने कह रहे हैं। आपने जो, मैं तो खाली उतने तक सीमित रखूंगा जो आपने बहस रखी कि ओवैसी साहब के आने से क्या मुस्लिम जो आपने मूल प्रश्न रखा है, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में जब भी आदमी जब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी स्पष्ट सरकार है, हमारे मुस्लिम साथियों के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के ध्रुवीकरण के हिसाब से सीए और एनआरसी का जो कानून लाया, जिसमें न केवल मुस्लिम समाज के लोग जेल में आज तक बंद हैं, बल्कि सपा के भी कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी 100-125 एफआईआर सपा के साथियों पे हुई केवल। और जो मुद्दे वो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं, उसी के साथ नौजवान जो है वो संविधान को मान के चल रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग की आरक्षण पे हमेशा खतरा आ रहा है। और मैं एक जो बात कह रहा हूँ केवल जी सवाल ये है जी, बैकवर्ड्स को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि समाजवादी वो जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, दलितों को लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़। शशांक जी, बड़ा इतना समय नहीं है, समय कम है, पहले ही समय काफी जाया हो चुका है। सीधा सवाल यह है शशांक जी, सीधा सवाल यह है
कि 90 सीट हैं जहां पर प्रभावित हैं अल्पसंख्यक और 4 करोड़ वोट है उसका और आपको पता ही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपनाती है वही रणनीति ओवैसी भी अपनाते हैं। दोनों एक दूसरे को खूब भाते हैं और यही कारण है कि उनको यहां लाया जाता है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज जी सिंपल से कह रहा हूं कि इस महामारी ने लोगों को फिर से एक पूरी सोच बदल गई है। इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है। ओवैसी साहब कितना भी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर लें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कितना भी शशांक जी आप तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, 2013-14 से लगातार देख रहे हैं या उससे पहले कभी भी मुद्दों पर राजनीति हुई है क्या? पिछले 20 साल से 3 दशक से मुद्दों की राजनीति हुई है क्या? हमारे तमाम मानवीय संवेदनाएं, हमारी सामाजिक संवेदनाएं और हमारे तमाम सामाजिक मूल्य बदल चुके हैं और महामारी की वजह से आज लोगों ने पिन पॉइंट कर लिया है कि हमें कहां पर अटैक करना है। अब आसानी से बैठने वाली जनता। ठीक है शशांक जी, ठीक है भूपेंद्र जी, ऐसा है ध्रुवीकरण का जो मुद्दा हुआ करता था वो था मंदिर मस्जिद का मुद्दा इसके पहले वाले चुनाव में। अब वो मुद्दा बहुत ज्यादा कारगर रहा नहीं। इसके बाद भूपेंद्र जी शशांक जी जो कह रहे हैं ये एक कोरोना काल था, महामारी काल था, इसलिए इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा। क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल मुद्दों पर नहीं मुद्दों पर चुनाव होगा। उसका फायदा एक्चुअल में सपा को मिलने जा रहा है। कारण क्या है? बेरोजगारी एक मुद्दा उठा था और ये उस जगह से बात कर रहे हैं जिसमें इनका पक्ष लेकर के चल रहे हैं। जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी आशा बहुएं हैं, चूंकि आशा बहुओं का पिछड़ा पैसा अभी आज तक बढ़ा नहीं 4-4.5 साल में। सरकार ने कहा था शिक्षा मित्र को जब हम 10,000 पर लाए थे इन्होंने नौकरी से हटा आप भी करें कि मुद्दों पर राजनीति होगी। मुद्दों की राजनीति केवल सपा को, केवल शिक्षा मित्र, आशा बहुए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साथ सपा को मिलने जा रहा है। इसका बेनिफिट उठाने के लिए अब सपा में ये शिवपाल जी भी सोच लिए हैं और अखिलेश जी को भी मालूम है कि अलग अलग लड़ करके हमको इसका फायदा नहीं मिलने वाला, तो दोनों लोग एक हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जल्दी से ये बता दीजिए कि ओवैसी साहब क्या सपा को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि और किसको फायदा? मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब का जो एंट्री होगी वो सिर्फ इस बात को लेकर के ध्रुवीकरण करेंगे कि जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है या जो माफियाओं के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं बीजेपी सरकार को के द्वारा, उसको लेकर के ये ध्रुवीकरण करेंगे। सीए एनआरसी अगर चलना होता तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चलना चाहिए था। सीए एनआरसी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। से जितने लोग परेशान हुए हैं वो लोग तो ओवैसी साहब के साथ जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे। ये सपा के साथ ऑलरेडी वोट बैंक है, क्योंकि अभी बसपा ने बहुत सारे लोगों को, अपने पुराने साथियों को, खास करके ओबीसी जो पुराने उनके धुरंधर थे उनको अभी बाहर किया हुआ है। 11 लोग बाहर हुए हैं और वो 11 लोग इनका वोट काटने जा रहे हैं। और उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हमारा नुकसान नहीं करने जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि उपाध्याय जी आपका लगता है कहीं अंदर से समझौता हो गया है क्या? ठीक है। हाँ जी सलील साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात रख लीजिए। विश्वकर्मा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी मोहम्मद सलील साहब। मोहम्मद सलील साहब आप अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप विश्वकर्मा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अरे भाई, अगर सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो राजस्थान और पंजाब में तो आपकी सरकार है ना। सरकार वहां पर क्यों नहीं कह रहे हैं आप? वहां पर बात कर लीजिए। पंजाब में तो आपकी सरकार है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है। वहां पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं क्या? अरे अवस्थी जी, अरे अवस्थी साहब, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दाम बढ़ रहे हैं या नहीं? सबसे ज्यादा तो पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में है। आप वहां की बात क्यों नहीं करते? दिल्ली में पैदा होता क्या? केंद्र सरकार। अरे वैट कौन लगाता है? अवस्थी जी, वैट कौन लगाता है? दिल्ली लगाती है या स्टेट लगाता है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं। वैट घटा दीजिए। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं अभी से अलग से एक बहस रखूंगा और पेट्रोल डीजल पर और महंगाई पर रखूंगा। आप उसमें 1 घंटा बोलिएगा, लेकिन फिलहाल अब जिस मुद्दे पर बात करें उसी पर बात करेंगे। हाजी सलील साहब, आप अपनी बात रख लीजिए। हमको मिल जाए। मुसलमानों के सामने देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदुस्तान में ये अवस्थी जी, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए।
जरा रुकिए, दूसरों को सुनिए, सुनना सीखिए। आपने सुनना बंद किया, लोगों ने आपको कमरे में बंद कर दिया। आज आपका असर क्या हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में है? सिर्फ बोलते रहना, अनर्गल बातें बोलते रहना है? अरे कुछ मुद्दों के ऊपर, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या आएगी आप बताइए अवस्थी जी? बहुत बोल रहे हैं आप, बोलते रहिए, आपको कोई सुनेगा नहीं। देश की राजनीति को जो एक नया मोड़ दिया जा रहा है, देश को बचाने के लिए ये संघर्ष किया जाएगा या कि तेल और पेल के लिए कर रहे हो? देश की जमहूरियत खतरे में है। आलोक वर्मा जी, आलोक जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से बड़े दलों ने नकार दिया है ओवैसी साहब को, आपको लगता है कि क्या आपका खेल बिगड़ गया है? आलोक जी, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। आलोक जी, आपकी बात जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? आलोक जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? भूपेंद्र जवाब दीजिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं? जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार जवाब चल रही है। और मैं आपको बता दें, सभा चलने वाला जवाब देना पड़ेगा। निषादों की बात करी है कि बीजेपी को हिसाब किताब देना पड़ेगा 4.5 साल का, 4.5 साल का हिसाब किताब दिए बिना अंशु अवस्थी जी, आपकी एक भी बात नहीं, अंशु अवस्थी जी, आपकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही है जी। अभी देखिए, बीजेपी के लोगों को हिसाब किताब देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। देखिए इसका ये मुद्दा, महंगाई का मुद्दा पूरे देश के लिए यहाँ ये है कि उत्तर प्रदेश का सेकुलर हिंदू क्या अब निकल करके मुत्तहिद होकर के फासिस्ट ताकतों को इस देश के सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है? अगर वो तैयार है तो मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा जो इस देश को सांप्रदायिक उन्माद से रोकेगा। हम उसमें ओवैसी साहब जैसे लोग आकर सेंधमारी नहीं कर सकते। हम ओवैसी साहब जैसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। पूरे प्रदेश में हम अपने खर्चे से दौरे करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वोट का विभाजन नहीं होना चाहिए, मुस्लिम वोट। तो भाई आपकी लगातार बोलेंगे तो कौन सुनेगा आपको? हाजी सलीम साहब रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, छोटे छोटे सवाल है। सवाल नंबर 1, वास्तव में क्या किसी का खेल बिगाड़ पड़ा में ओवैसी जी? सीधा सवाल जल्दी से। देखिए, अगर सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ने जा रहे हैं ओवैसी जी, तो जो उपाध्याय जी आश्वानित हैं वो सबसे ज्यादा खेल उनका बिगाड़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल किसका फायदा बता रहा हूं। क्या इसका फायदा भाजपा, क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल, आप ये तय समझिए कि भाजपा की बी पार्टी ही ओवैसी है। वो का ध्रुवीकरण जब करना होता है तो ओवैसी जी की लॉन्चिंग शुरू हो जाती है। और ये वोट का ध्रुवीकरण करने के अलावा और कुछ नहीं है। इनका यूपी में कोई जनाधार नहीं है। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में प्रभावित होंगे, इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल नहीं, इनका कोई जनाधार ही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका तो स्पेशल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि ओवैसी साहब आ तो रहे हैं, लेकिन हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने भी साफ कर दिया है कि जब तक वो सारे लोगों को लेकर के एक साथ नहीं चलेंगे, उनका यहाँ पर कुछ भी बनने वाला नहीं है। और उन्होंने अभी तक किसी को कांटेक्ट नहीं किया है। उधर ओवैसी साहब ने आज हैदराबाद में एक मीटिंग की, यूपी के लोगों को भी बुलाया और उसमें साफ कर दिया कि वो जल्दी उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, जिससे कि वेस्ट बंगाल जैसा यहाँ पर नुकसान ना हो, बिहार जैसा फायदा हो। अब कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत।